हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग CAIIB में पेपर 4 न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग मॉड्यूल ए का यूनिट 2 का पार्ट 2 जो कि इसका लास्ट पार्ट है वो करेंगे। बहुत छोटा सा यूनिट है, आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो कंट्रोल ओवर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक्स में हमने लास्ट टाइम जो देखा था उसके आगे आज बढ़ेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में क्या क्या रहता है। सेक्शन 10A जो है BR एक्ट यानी बैंकिंग रिलेशन एक्ट्स का, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए कुछ जो क्वालिफिकेशंस है वो बताता है। ये कहता है कि एटलीस्ट 51% जो डायरेक्टर्स होंगे उनके पास अकाउंटेंसी, एग्रीकल्चर, रूरल इकोनॉमी, बैंकिंग, कोऑपरेशन, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, लॉ आदि या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, इन सब की जानकारी होनी चाहिए, स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए। जो इसके मतलब विशिष्ट नॉलेज वाले लोग होंगे उनको उसमें रखा जाएगा कितने 50%, कम से कम 50% लोगों को। ठीक है, जो कम से कम 2 डायरेक्टर होंगे उनके पास स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए एग्रीकल्चर और रूरल इकोनॉमी और कॉर्पोरेशन और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए। ये बताया गया है, मिनिमम इतना रिक्वायरमेंट कही गई है। बिफोर मूविंग ऑन, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज पॉज द वीडियो एंड गो थ्रू द कॉपीराइट डिस्क्लेमर। अंडरस्टैंड दैट दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। ऑल्सो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। सब्सटैंशियल इंटरेस्ट क्या होता है? देखिए, ऐसा होता है ना कि मान लीजिए किसका बैंक है, अगर कोई चेयरमैन या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लोग हैं, अगर उनके खुद के शेयर ही उनके पास हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि उनका एक अलग इंटरेस्ट होगा उसके अंदर। तो ये कहा गया है कि किसी का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट उसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो डायरेक्टर ऑफ अ बैंकिंग कंपनी होगा उसका उसमें उस बैंक में एज अ एम्प्लॉय, एज अ मैनेजर या एज ए मैनेजिंग एजेंट कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए उस बैंक में। मतलब वो अपना काम करे, अगर उसका इंटरेस्ट हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो सैलरी के अलावा अलग तरह से पैसे पैदा करने की कोशिश करेगा, विच वुड बी रॉन्ग एज एन एथिकल मीन्स। तो ये कहा गया है कि सब्सटैंशियल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए जो भी उसमें डायरेक्टर होगा बैंक का एज ए एम्प्लॉय, मैनेजर, किसी भी तरीके से। होल्डिंग ऑफ बेनिफिशियल बाय एनी इंडिविजुअल और हिज स्पाउस और माइनर चाइल्ड, ये भी कहा गया है। ना सिर्फ डायरेक्टर बल्कि उसके जो एज ए इंडिविजुअल उसकी हस्बैंड या वाइफ या फिर उनके माइनर चाइल्ड, किसी का भी टुगेदर या एक साथ में शेयर है वो उसमें 5 लाख या 10% ऑफ पेड अप कैपिटल जो उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये मेन बात कही गई है। पीरियड ऑफ ऑफिस, द डायरेक्टर ऑफ बैंकिंग कंपनी शैल नॉट होल्ड ऑफिस फॉर मोर देन 8 ईयर्स। जो भी डायरेक्टर होगा बैंक कंपनी का वो 8 साल से ज़्यादा ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते। हालांकि चेयरमैन और होल टाइम डायरेक्टर के ऊपर ये चीज़ अप्लाई नहीं होती है। चेयरमैन ऑफ अ बैंकिंग कंपनी के लिए कहा गया है सेक्शन 10B जो है बैंकिंग रिलेशन एक्ट का, वो कहता है कि हर एक बैंकिंग कंपनी के पास एक होल टाइम या पार्ट टाइम चेयरमैन होना चाहिए, जो कि कौन अपॉइंट करेगा? डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं। जो होल टाइम चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे वो कितना पीरियड होता है उनका? 5 साल का पीरियड होता है, या फिर बोर्ड चाहे तो उसको फिक्स कर सकता है उस पीरियड ऑफ टेन्योर को। साथ ही साथ ये जो है एलिजिबल होते हैं री इलेक्शन या री अपॉइंटमेंट के लिए भी। ये चाहे तो दोबारा भी इनको उस पोस्ट पे रखा जाता है, बट डिपेंड कौन किस पे करेगा? डायरेक्टर्स के ऊपर करेगा। ठीक है, जो बोर्ड होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सेक्शन 10B में जो पार्ट 4 है BR एक्ट का, उसके हिसाब से कहा गया है कि अंडर सब सेक्शन 1A जो चेयरमैन है वो उसके पास स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए बैंकिंग कंपनी संबंधित। साथ ही साथ SBI या की सब्सिडरी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्या इकोनॉमिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब की नॉलेज उसके पास होनी चाहिए। ठीक है, ये कहा गया है। या तो स्पेशल नॉलेज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस या फिर SBI और सब्सिडरी बैंक या FI किसी का नॉलेज होना चाहिए। इफ RBI इज ऑफ द ओपिनियन दैट द पर्सन इलेक्टेड टू बी द चेयरमैन इज नॉट अ फिट एंड प्रॉपर पर्सन, यदि RBI को ऐसा लगता है कि जिसको चेयरमैन बनाया गया वो जो पर्सन है वो फिट और प्रॉपर नहीं है उस पोस्ट के लिए, तो RBI उस पर्सन को रिमूव भी कर सकता है। लेकिन इस केस में क्या होता है कि इन सर्टेन केसेस द ऑफिस ऑफ द होल टाइम चेयरमैन MD ऑफ अ बैंकिंग कंपनी मे फॉल वेकेंट। तो ऐसे में क्या होता है, कभी कभी आपने RBI रिमूव कर दिया और नया कोई चेयरमैन अगर अपॉइंट नहीं हो पाया तो ऑफिस चेयरमैन का खाली रहेगा, जिससे क्या होगा? बैंकिंग कंपनी का जो बिजनेस होगा उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। इसमें अगर क्या कर सकता है, इसमें अगर RBI को लगे कि इस वैकेंसी के खाली रहने से बैंक पे निगेटिव असर पड़ रहा है तो RBI किसी एलिजिबल पर्सन को भी अपॉइंट कर सकती है। मतलब RBI के पास भी ये राइट है कि वो सेक्शन 10BB के अंतर्गत अपनी तरफ से भी उस वैकेंट सीट को भर सकती है। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयमेंट, जो बैंकिंग रिलेशन एक्ट सेक्शन 10 कहता है कि जो भी मैनेजिंग एजेंट्स होंगे उन पर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस होंगे विद रिगार्ड टू एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, किस तरह से? जैसे कि अ पर्सन हु इज और हैज बीन एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट और हैज सस्पेंडेड पेमेंट और हैज कंपाउंडेड विद हिज क्रेडिटर्स। मतलब कुल मिलाकर के कोई भी अगर दिवालिया व्यक्ति है तो उसको आप यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते एज ए चेयरमैन या MD। अ पर्सन हु इज और हैज बीन कन्विक्टेड बाय क्रिमिनल कोड, यदि कोई किसी क्रिमिनल कोड के द्वारा कन्विक्ट किया गया है तो भी उसको ऑन द बेसिस ऑफ मॉरल टर्पिट्यूड, ठीक है, किसी मॉरल रीजन से, तो भी आप उसको अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। इसके बाद कहा गया एक पर्सन जिसका रेम्यूनरेशन या पार्ट ऑफ रेम्यूनरेशन एज ए कमीशन है शेयर कंपनी के प्रॉफिट से, मतलब बैंक के प्रॉफिट से उसको मिल रहा है कुछ पैसा, तो उसको भी अपॉइंट नहीं कर सकते। वही ना इंटरेस्ट, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट वाली बात आ गई। जिस पर्सन का रेम्यूनरेशन अगर रिजर्व बैंक के हिसाब से एक्सेस में जा रहा है तो उसको भी आप अपॉइंट नहीं कर सकते। पर्सन हु आर डायरेक्टर्स ऑफ एनी कंपनी अदर देन अ सब्सिडरी ऑफ अ बैंकिंग कंपनी। ऐसा भी होता है कभी कभी कि मान लीजिए आपने डायरेक्टर अपॉइंट कर दे, वो ऑलरेडी और किसी
किसी कंपनी में भी उसका इंटरेस्ट है तो उसको भी नहीं करते, अदरवाइज वो कल को आके आपके बैंक में आके उन्हीं को लोन देने लगेगा ना, अपनी सब्सिडरी। अगर खुद की सब्सिडरी उसी बैंक की सब्सिडरी तब तो इट्स ओके, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये किसमें कहा गया है? सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 के अंतर्गत। ठीक है, कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट, जो रिजर्व बैंक है उसको क्या कहा गया है? उसको सेक्शन 36A के अंतर्गत ये पावर दी गई है। सेक्शन 36A किसका? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत, कि वो चेयरमैन को रिमूव कर सकते हैं, डायरेक्टर को रिमूव कर सकते हैं, सीईओ या किसी भी ऑफिसर या एम्प्लॉय को रिमूव कर सकते हैं अगर उन्हें लगता है कि इसको हटाने की जरूरत है। इस रिमूवल या इस डिसमिसल के अगेंस्ट में अपील कर सकता है कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट को। जिसको रिमूव किया जा रहा है वो बैंक या वो पर्सन सेंट्रल गवर्नमेंट को अपील कर सकता है। ये जो अपील है ये जब भी रिमूव किया जाएगा उसके 30 डेज के अंतर्गत, जब भी डेट ऑफ कम्युनिकेशन होगी उसके 30 डेज के अंदर ये अपील करनी है। तो राइट आरबीआई के पास राइट कहां से मिला? 36A के अंतर्गत अपील करनी है 30 डेज के अंतर्गत। ठीक है, ऑन द रिजर्व बैंक पासिंग अ रिमूवल ऑर्डर द पर्सन कंसर्न्ड सीजेस टू होल्ड ऑफिस विच ही शी वाज होल्डिंग अंटिल देन। अगर आरबीआई किसी को रिमूव करता है तो जैसे ही डेट ऑफ कम्युनिकेशन होगा वहीं से उसकी पावर चली जाएगी, मतलब उसको हटना पड़ेगा वहां से। अगर ये ऑर्डर नहीं माना जाता है तो 250 रुपये पर डे का फाइन लगता है। ठीक है, अगर जो भी अगर ऑर्डर का उल्लंघन किया गया है तो। सेक्शन 36A जो है बैंक रेगुलेशन एक्ट का, वो आरबीआई को एम्पावर करता है कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है उसको भी सुपरसीड कर सकता है। किसके लिए? 6 महीने तक के लिए, और उसको 6 महीने से बढ़ा के 12 महीने भी किया सकता है। मतलब वो चेयरमैन को हटा के जिसको चाहे उसको चेयरमैन रख सकता है। चेयरमैन रखेगा, एडमिनिस्ट्रेटर उसको बोलेंगे। जो मान लीजिए आज चेयरमैन हटा दिया और अब सीट वो खाली हो गई तो बैंक कंपनी पर फर्क पड़ेगा, तो 6 से लेके 12 महीने तक वो चाहे तो एक एडमिनिस्ट्रेटर वहां पे इंटरिम पीरियड के लिए रख सकता है। ये आरबीआई की पावर है। किसके अंतर्गत? बीआर एक्ट सेक्शन 36A के अंतर्गत। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या बताया गया है? जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट है उसके कुछ कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट के गवर्नेंस 2004 के कुछ रूल्स हैं। क्या है? एंश्योरिंग द बेसिस ऑफ फॉर एन इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क टू प्रमोट ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंट मार्केट्स विच आर कंसिस्टेंट विद द रूल ऑफ लॉ। तो इनको क्या करना है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंतर्गत ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट मार्केट्स को रूल ऑफ लॉ के हिसाब से चलाना है। पहली बात तो ये कही गई। ओईसीडी के अंतर्गत जो शेयर होल्डर्स के राइट है उनको प्रोटेक्ट करना है, उनको फैसिलिटेट करना है, और सारे शेयर होल्डर्स को इक्विटेबल ट्रीटमेंट देना है। ये सब इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं। डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी में कहा गया है कि टाइमली और एक्यूरेटली डिस्क्लोज करने जो भी मटेरियल मैटर्स होंगे रिगार्डिंग कॉर्पोरेशन, फाइनेंशियल सिचुएशन, परफॉर्मेंस, ओनरशिप, बैलेंस शीट, ये सब कुछ टाइमली और ट्रांसपेरेंटली डिस्क्लोज करना है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड बैंक, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन जो बनी थी, BCBS जो है, उसने गाइडेंस फरवरी 2006 में इशू किया था और कहा था कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जो भी चीजें हैं उनको बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस में अप्लाई करना है। ठीक है, विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई होप यू लाइक द सेशन। डू लाइक द वीडियो, comment on the video and let me know your feedback. In case if you have any doubt, please feel free to ask in the comment section and subscribe to the channel. Thank you so much for your valuable time.